नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पूर्वैया स्पेशल। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से सीएम नीतीश कुमार ने मिशन यूपी का आगाज किया। एक तरफ नीतीश मिशन यूपी के जरिए 19 को साधने में जुटे थे, तो बिहार में आरजेडी नेता की ओर से तेजस्वी के उज्जवल भविष्य के कामना की बात कही जा रही है। नीतीश को जहां पीएम मटेरियल बताया जा रहा है, तो आरजेडी ने भी इशारों में तेजस्वी को सीएम मटेरियल बताना शुरू कर दिया है। क्या है इसका राज, ये रिपोर्ट देखिए। मिशन 19 के लिए हर त्याग को तैयार नीतीश। हम लोग हमेशा भाजपा के खिलाफ में मजबूत गोलबंदी के हिमायती रहे और उसके लिए हम लोग कोई त्याग करने को तैयार रहे। नीतीश के त्याग से उज्जवल होगा तेजस्वी का भविष्य। जिस हिसाब से तेजस्वी ने काम किया है इस सरकार में, उसका फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं? उज्जवल है, उज्जवल भविष्य। पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से मिशन यूपी के आगाज ने बिहार में एक नई सियासी तस्वीर के अंजाम तक पहुंचने की अटकलें छेड़ दी। एक तरफ मिशन 2019 के लिए नीतीश सियासी गोलबंदी में जुटे हैं, तो आरजेडी को लगता है कि सीएम मटेरियल के लिहाज से तेजस्वी यादव अच्छा काम कर रहे हैं। जिस हिसाब से तेजस्वी ने काम किया है इस सरकार में, उसका फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं? उज्जवल है, उज्जवल भविष्य। अच्छा, आपको लगता है कि जिस तरह से पीएम मटेरियल की बात सामने आ रही है कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है, वैसे ही तेजस्वी यादव सीएम मटेरियल हो सकते हैं, सीएम आगे के भविष्य में हो सकते हैं? हमारे कहने से क्या होता है? लोग कहता है कि अच्छा काम हो रहा है। और नीतीश कुमार तो वह दूसरा प्रदेश में घूम रहे हैं, शराब देश भर में बंद करने जा रहे हैं। अगर तेजस्वी यादव को सीएम के रूप में प्रोजेक्ट करने की बात कही जा रही है, तो इसके पीछे हाल की चंद तस्वीरें भी एक वजह है। नीतीश एक तरफ जहां शराबबंदी के जरिए बिहार से बाहर घूम कर मिशन 19 की कवायद में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं। हाल के दिनों में तेजस्वी यादव का दिल्ली दौरा और केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती है। अमित झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जाहिर है 2016 में नीतीश अगर मिशन 2019 के कवायद में नजर आते हैं, और यही वजह है कि नीतीश इन दिनों बीजेपी के खिलाफ सभी सियासी दलों को एकजुट होने की अपील करते हैं और संघ मुक्त भारत का नारा दे रहे हैं। वाराणसी में भी नीतीश ने सियासी गोलबंदी की अपील की, और शायद यही वजह है कि बीजेपी के अलावा नीतीश के निशाने पर यूपी की समाजवादी पार्टी नहीं रही। लेकिन इस अपील का असर बिहार में उनके सहयोगियों पर ही होता नजर नहीं आ रहा। भाजपा के खिलाफ में मजबूत गोलबंदी के हिमायती रहे और उसके लिए हम लोग कोई त्याग करने को तैयार रहे। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र से नीतीश ने एक बार फिर संघ मुक्त भारत और बीजेपी के खिलाफ सियासी एकजुटता पर जोर दिया। नीतीश ने बीजेपी के खिलाफ गोलबंदी के लिए हर तरह का त्याग करने की बात कही। जनता दल की जितनी भी ताकत हो, हम लोग हमेशा भाजपा के खिलाफ में मजबूत गोलबंदी के हिमायती रहे और उसके लिए हम लोग कोई त्याग करने को तैयार रहे। सब लोगों को इस भावना को अपनाना होगा, और जो लोग भाजपा की नीतियों में, सिद्धांतों में यकीन नहीं करते, जो संघ का विचार है उससे इत्तेफाक नहीं रखते, वैसे तमाम लोगों को एकजुट होना होगा। सब लोग एकजुट नहीं होंगे तो अधिकतम लोगों को एकजुट होना होगा, तब इनका जवाब ठीक ढंग से दिया जा सकता है। हालांकि गोलबंदी को लेकर पीएम बनने की ख्वाहिश से नीतीश ने इनकार किया। काम करना चाहिए, बनने की ख्वाहिश नहीं रखनी चाहिए। हम तो चाहते हो कोई बने, एक से एक काबिल लोग हैं, लेकिन इतना जरूर है कि वैचारिक और कार्यक्रमों पर एकता होनी चाहिए। जब उस प्रकार की एकता होगी तो ये जो संघ का विचार है उसको ये देश पर थोपने में कामयाब नहीं होंगे। इसलिए हम तो वैसा उसी राजनीतिक दिशा की ओर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग जन जन में प्रचार करिए कि हम लोग संघ मुक्त भारत बनाना चाहते हैं और साथ साथ शराब मुक्त समाज बनाना चाहते हैं। पीएम बनने की रेस में नहीं होने की बात नीतीश भले ही कह रहे हों, लेकिन सियासी एकजुटता की मुहिम
मिशन 2019 से ही जोड़कर देखा जा रहा है। नीतीश जानते हैं कि ये मुहिम बिना यूपी को साधे नहीं कामयाब हो सकती है। खासतौर पर यूपी की दो बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के बिना गोलबंदी कामयाब नहीं हो सकती। यही वजह है कि अपने भाषण में नीतीश ने अखिलेश सरकार पर कुछ नहीं कहा और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव को लेकर भी नीतीश मुलायम नजर आए। यहाँ तो हम बड़ी इज्जत करते रहे हैं आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी की। हम लोग तो जनता परिवार की एकता की बात कर रहे थे। 6 दल के एकता का अध्यक्ष आदरणीय मुलायम सिंह जी को घोषित कर दिया, अपने निकल आए उससे। और तो बिहार में जब इतनी सघन लड़ाई जारी थी उस समय भी आपने क्या किया? क्या किया? हम तो इज्जत करते हैं, हम कभी अपने इज्जत में कोई कमी नहीं करेंगे, लेकिन अपने पार्टी के साथियों से जरूर कहेंगे कि हम किसी पर कोई व्यक्तिगत प्रहार आक्षेप लगाने में विश्वास नहीं करते हैं। हालांकि नीतीश भले ही बिहार से बाहर बीजेपी के खिलाफ सभी दलों को एकजुट होने की अपील कर रहे हैं, लेकिन इस मुहिम की सबसे बड़ी मुश्किल बिहार में उनके सहयोगी पार्टी आरजेडी की ओर से नजर आ रही है। आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने नीतीश को ही एकजुटता की राह में सबसे बड़ी बाधा बता दिया। बाकी इनका जो व्यवहार चल रहा है वो एकजुटता में बाधक। क्यों कि सब नेता लोग जुटेगा तब न केकरो चुनेगा। आई अगर ये कोई कहेगा जो हमरे चुन ला हो राजा हो तहाँ हो और सब जुटेगा तो कहते हैं ये राजा होता। जाहिर है बीजेपी के खिलाफ सियासी गोलबंदी की मुहिम की अपील फिलहाल उनके सहयोगियों को ही नहीं लुभा रही है। ऐसे में बिहार से बाहर के दल पर इस अपील के असर को लेकर कई सवाल बने हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और वहीं वाराणसी के पिंडरा में नीतीश ने बीजेपी शासित राज्यों में शराबबंदी लागू करने की मांग की और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। जाहिर है बीजेपी ने नीतीश पर जमकर पलटवार किया। वो शराबबंदी की बात कर रहे हैं, अपराध बंदी कब होगी? वो शराब मुक्त बिहार की बात कर रहे हैं, अपराध मुक्त बिहार कब होगा? बेरोजगारी मुक्त बिहार कब होगा? उनकी सुई जाके शराब पे अटक गई है और अपराध पर वो चर्चा भी करने को तैयार नहीं है, बल्कि बिहार आज अपराध से पीड़ित है और अपराधियों का जो मनोबल बढ़ा है उसमें सबसे बड़ा रोल मुख्यमंत्री जी का है, क्योंकि उनकी सरकार अपराधियों को नियंत्रण करने में पूरी तरह नाकाम रही है। यहाँ तो हम बड़ी इज्जत करते रहे हैं आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी की। हम लोग तो जनता परिवार की एकता की बात कर रहे थे। 6 दल के एकता का अध्यक्ष आदरणीय मुलायम सिंह जी को घोषित कर दिया। आगे बढ़ते हैं। गया के आदित्य मर्डर मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक आदित्य की हत्या गोली लगने से हुई थी। आदित्य के गले के हिस्से में गोली लगी थी। पुलिस निकाली गई गोलियों की जांच करेगी। इधर पोस्टमार्टम रूम के बाहर आदित्य के खून से सने कपड़ों की फॉरेंसिक जांच होगी। पुलिस ने इसे फॉरेंसिक लैब में भेज दिया है। आदित्य के कपड़े पोस्टमार्टम रूम के पास सड़क पर मिले थे। आदित्य के परिजन उसके खून से सने कपड़े अपने घर ले गए थे। जेडीयू की पार्षद मनोरमा देवी के बेटे राकेश रंजन यादव उर्फ रॉकी यादव पर आदित्य को गोली मारने का आरोप है। पुलिस ने स्पीडी ट्रायल कराकर सजा दिलवाने का आश्वासन दिया है। वहीं आदित्य के पिता का कहना है कि अगर सरकार का दबाव पड़ेगा तो काम तेजी से होगा। हमें तो उम्मीद है, हमने तो बार बार कहा वो अपना छोटा भाई समझ के, अपना परिवार समझ के इंसाफ करे, ताकि एक अच्छा मैसेज जाए पूरे बिहार में कि नहीं, तेजस्वी यादव लोगों का दुख दर्द समझेंगे, लोगों का सहानुभूति जीते, एक सही न्याय करे, लोगों का दिल में प्यार जगाए अपने लिए, लोगों को विश्वास ले, विश्वास नहीं तोड़ने दें। गया में आदित्य हत्याकांड को लेकर पुलिस अधिकारियों की बैठक हुई। इस बैठक में डीआईजी सौरभ कुमार, एसएसपी गरिमा मल्लिक और पुलिस विभाग के दूसरे बड़े अधिकारी मौजूद रहे। डीआईजी सौरभ कुमार ने बताया कि पुलिस आदित्य हत्याकांड की गहनता से जांच कर रही है और वो कोर्ट में मजबूत चार्जशीट दायर करेगी ताकि इस मामले में जो दोषी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया कि लीगल एक्शन में कोई कमी नहीं रहेगी। इन्वेस्टिगेशन में क्लू के अनुसार पुलिस काम कर रही है। बातें ओपन नहीं की जा सकती हैं, लेकिन पुलिस अपना काम कर रही है। मेरी एसआईटी बनी हुई है, काफ़ी कॉम्पिटेंट टीम है और उसने बहुत कम समय में अच्छे अच्छे रिजल्ट्स भी दिए हैं। आप लोग को पता ही है, एक्यूज्ड गिरफ्तार हुए हैं, जो मेन शूटर है वो गिरफ्तार हो गया है, सारी कार्रवाइयाँ हो रही हैं
और सारी कार्रवाई आगे भी होंगी। पुलिस इस केस में एक मजबूत और बहुत एविडेंस लोडेड चार्जशीट कोर्ट में देगी और हम ये कोशिश करेंगे उस चार्जशीट एविडेंस लोडेड चार्जशीट के बदौलत हम उसको स्पीडी ट्रायल में केस को रख सकें ताकि हम उसको न्याय के दिलाने के लिए उस पीड़ित परिवार को हम न्याय दिला सकें। जो भी पेंडिंग एक्शंस है सभी पेंडिंग एक्शंस पूरा होगा, टीम लगी हुई उसके लिए, और लीगल एक्शंस में कहीं कोई कमी नहीं होगी। मैं पुनः आश्वस्त करना चाहता हूं कि लीगली और कानून की राह में जो कोई भी है सब पर समान रूप से कार्रवाई होगी, कानून से बड़ा कोई नहीं है। बिहार पुलिस ने जेडीयू से निलंबित एमएलसी मनोरमा देवी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का दावा किया है। एडीजी पुलिस मुख्यालय ने बताया कि मनोरमा की गिरफ्तारी के लिए लगातार कई जगहों पर छापेमारी की जा रही है। साथ ही एडीजी ने यह भी बताया कि जिस मिल से आदित्य की हत्या के मुख्य आरोपी रॉकी को गिरफ्तार किया गया था वहां उस वक्त मौजूद लोगों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल उन लोगों पर अपराधी को छिपाने का मामला बनता है। गया पुलिस ने वारंट ऑब्टेन कर लिया है ऑनरेबल कोर्ट से और उनकी तलाश हम लोग कर रहे हैं और आगे ने पीछे अंतर्गतवा सभी को जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है उसके सामने सबमिट करना पड़ता है और निश्चित रूप से माननीय विधान पार्षद को भी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के सामने अपने आप को सबमिट करना पड़ेगा और उसके बाद और साथ ही साथ हम लोग जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है वो कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। मधुबनी पुलिस ने चोरी की एक बड़ी घटना का खुलासा किया है। अरेर थाना के जमुआरी गांव से पुलिस ने चोरी के गहनों को बरामद किया है। बरामद गहनों की कीमत 1 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। ये गहने मुंबई के जेवर कारोबारी अशोक दुग्गल के हैं जिसे चुराकर मधुबनी लाया गया था। ये है मुंबई के व्यापारी अशोक दुग्गल। मुंबई के समता नगर थाना इलाके में इनका घर है। अपने घर में अशोक दुग्गल ने एक लड़के को काम पर रखा था। जिस लड़के को दुग्गल साहब ने रखा था वो बिहार के मधुबनी जिले का रहने वाला था। 25 अप्रैल को व्यापारी अशोक दुग्गल अपने परिवार के साथ गांव गए हुए थे। घर में नौकर और एक भाई थे, दयानंद चौधरी। जिस लड़के को अशोक दुग्गल ने काम पर रखा था उसका नाम दयानंद चौधरी था। पिछले 1 साल से दयानंद अशोक दुग्गल के घर पर काम कर रहा था। इतने दिनों में दुग्गल का भरोसा दयानंद पर कायम हो चुका था, लेकिन जब दुग्गल अपने गांव गए हुए थे तब दयानंद ने इस भरोसे को तोड़ दिया। आरोपों के मुताबिक दयानंद ने मौके का फायदा उठाकर दुग्गल के घर से करोड़ों रुपए के जेवरात की चोरी कर ली और फिर फरार हो गया। घर से जेवरात के चोरी होने की खबर अशोक को उनके छोटे भाई ने दी। जानकारी मिलते ही दुग्गल तुरंत अपने घर वापस लौटे और फिर मुंबई के समता नगर थाने में चोरी की प्राथमिकी दर्ज कराई। इधर चोरी करने के बाद आरोपी नौकर दयानंद मधुबनी भाग आया था। आरोपी दयानंद मधुबनी जिले के अरेर थाना के जमुआरी गांव का रहने वाला है। पुलिस को उसके अपने गांव में होने की खबर मिली। इसके बाद मुंबई पुलिस की एक टीम मधुबनी पहुंची और फिर स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर छापेमारी की गई। था नौकर के रूप में था। हाँ, क्या तो बच्चों के साथ खेलता था, काम करता था। फिर लेके बंद था घर या कैसे, मतलब खुला था घर। तो 10 तारीख को इधर गांव आ रहा था तो गांव चला गया, आ गया इधर। कितने बरामदगी हुई अभी तक? बरामद जो हुआ है आपका ऑर्नामेंट्स कितना लगभग हो गया? 80%। क्या उम्र होगा? 16-17 साल होगा। छापेमारी में पुलिस ने चोरी गए करीब 80% जेवरात को बरामद करने में सफलता हासिल की। बरामद जेवर की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। ये समता नगर थाना है ये मुंबई में। वहाँ पे एक घर से चोरी का मामला प्रतिवेदित हुआ था जिसमें महाराष्ट्र पुलिस की टीम हमारे यहाँ आई और जो भी सामान यहाँ पे चोरी करके वो घर से ले गया था उसमें लगभग 80% जो सामान है वो मिल चुका है। अभी वो फरार है, उसकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी और इसमें एक टीम का गठन किया गया था हमारे नेतृत्व में। इसमें जो टीम के सदस्य हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और इस तरह की सफलता काबिले तारीफ है और जो भी शेष सामान जो पेंडिंग है उसकी भी बरामदगी शीघ्र कर दी जाएगी। चोरी के 20% जेवरात अभी भी गायब है और उनकी बरामदगी के लिए छापेमारी की जा रही है। उम्मीद है कि बाकी के जेवरात भी जल्द ही बरामद कर लिए जाएंगे और इन सब के साथ चोरी का आरोपी भी जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होगा।
बिंदुभूषण ठाकुर, जी मीडिया, मधुबनी। पटना में रियल एस्टेट मुनाफे का कारोबार साबित हो रहा है, लेकिन इस कारोबार में भूमाफिया भी अपनी हिस्सेदारी तय कर रहे हैं। हालांकि राजधानी पुलिस का दावा है कि जबरन जमीन कब्जा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। बिहार की राजधानी पटना रियल एस्टेट के कारोबारियों के लिए एक नया डेस्टिनेशन है, लेकिन इस कारोबार में हिस्सेदारी की लड़ाई ने पुलिस की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। पटना पुलिस के सामने रियल एस्टेट से जुड़े 30 ऐसे मामले आए हैं जिनमें सीधे सीधे भूमाफिया शामिल रहे हैं। करीब 30 केसेस अभी तक हमारे संज्ञान में आए हैं जिसमें इस तरह की घटनाएं हुई हैं। ये सारे, इसमें से कुछ मैटर इन्वेस्टिगेशन में आगे एडवांस स्टेज में, कुछ अभी लंबित थे जिनको त्वरित कार्रवाई करने का आदेश मेरे द्वारा दिया गया है। हम लोग इसकी मॉनिटरिंग करते रहेंगे और प्रयास करेंगे कि आम लोगों को कोई भी व्यक्ति अपने धन बल से या बाहुबल से उनको परेशान करके उनकी ज़मीन हथिया ना सके। दरअसल पटना में रियल एस्टेट के कारोबारी जमीन हासिल करने के लिए कानून से भी खिलवाड़ करने से नहीं चूक रहे, लेकिन अब पुलिस नकेल कसने की कवायद कर चुकी है। इतना ही नहीं, इसकी जद में आने वाले पुलिसकर्मी भी बख्शे नहीं जा रहे। कोई भी पुलिसकर्मी अगर किसी भी तरह से किसी अवैध ज़मीन के कब्जे में शामिल पाया जाता है, उसकी संलिप्तता आती है, तो उस पर अवश्य कार्रवाई की जाएगी। हमने करीब 8 से 10 ऐसे पुलिसकर्मियों के विरुद्ध मैंने खुद कार्रवाई की है पिछले 6 महीने में, जिसमें थाना प्रभारी भी शामिल हैं, दरोगा भी शामिल हैं, सिपाही भी हैं। और कोई भी किसी पंक्ति का व्यक्ति हो, अवैध ज़मीन कब्जा करने का अधिकार किसी को नहीं है। जो भी ये करता है वो इलीगल है, उसके विरुद्ध सक्षम कार्रवाई की जाएगी। भूमाफिया और पुलिस का नेक्सस बिहार में नया नहीं है, लेकिन इस बार पटना पुलिस का दावा है कि सिस्टम दुरुस्त करके ही दम लिया जाएगा। चंदन झा, जी मीडिया, पटना। रुक करते हैं झारखंड का। गोड्डा विधानसभा उपचुनाव के लिए सियासी दिग्गज तूफानी दौरा कर रहे हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी गोड्डा में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। सीएम रघुवर दास ने पहली सभा बसंत राय प्रखंड के महेशपुर गांव में की। सभा में मुख्यमंत्री के साथ शिक्षा मंत्री नीरा यादव, राजमहल विधायक अनंत ओझा, देवघर विधायक नारायण दास और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र राय मौजूद रहे। बारी बारी से लोग आएंगे, आगे बढ़ते जाना है। और हमने निश्चय लिया कि 4 वर्ष के अंदर इस राज्य से हमें गरीबी समाप्त करना है। इस 16 महीने में झारखंड के हर झारखंडवासी गर्व से कह सकता है कि हम झारखंडी हैं। लेकिन आज से 16 महीना पहले झारखंड का पहचान भ्रष्टाचार से बना हुआ था, घोटाले से बना हुआ था। झारखंड में गोड्डा और पांकी उपचुनाव को लेकर जेएमएम ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। जेएमएम ने सरकार पर विज्ञापनों के जरिए वोटरों को प्रभावित करने का आरोप लगाया। पार्टी महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि इस मामले में चुनाव आयोग से पार्टी ने लिखित शिकायत की है। स्थानीय नीति के विरोध में जेएमएम ने 14 मई को झारखंड बंद बुलाया है। जेएमएम प्रवक्ता विनोद पांडे ने कहा कि राज्य सरकार बंद को असफल करने की कोशिश कर रही है। पुलिस पार्टी कार्यकर्ताओं को परेशान कर रही है। आईपीआरडी के द्वारा जारी की गई है ये 2 पन्ने का विभिन्न अखबारों का ऐड, ये आईपीआरडी के द्वारा जारी की गई है। अब इस संबंध में ही हम लोग कुछ बातें की ओर आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करते हैं। चुनाव को प्रभावित करने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकता है। पंचायत से लेके प्रखंड तक, प्रखंड से लेके जिला और राज्य स्तर तक के जो कार्यक्रम थे वो समाप्त हो गए। लेकिन 14 तारीख को और 13 तारीख को जो कार्यक्रम हमारा है, बंद के पूर्व संध्या पर 13 तारीख को पूरे राज्य में पंचायत से लेकर के जिला मुख्यालय तक मशाल जुलूस का कार्यक्रम है। स्थानीय नीति को लेकर 14 मई को जेएमएम ने झारखंड बंद बुलाया है। दुमका में जेएमएम के कार्यवाहक अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने कहा कि जेएमएम समर्थक 14 मई को बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरेंगे और इस दौरान कोई घटना घटती है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। साथ ही इस मौके पर उन्होंने बीजेपी और रघुवर सरकार पर भी निशाना साधा। जनता जब सड़कों पर उतरेगी और इस राज्य के जितने भी आदिवासी मूलवासी अपने हकों का मांग
एक संवैधानिक तरीके से करेंगे। अगर इस विषय पर इसको लेकर कहीं कोई घटनाएं घटती है, कोई हताहत होती है, तो इसकी पूरी जिम्मेवारी सरकार की होगी। और मैं निश्चित रूप से कहता हूं और अभी भी मैं सरकार को इस बात से आगाह कराना चाहता हूं, ये राज्य ने अपनी जनता की भावनाओं से खिलवाड़ ना करे और निश्चित रूप से ये राज्य आंदोलन का उपज है और झारखंड मुक्ति मोर्चा निश्चित रूप से आज जो उबलता हुआ आक्रोश है उसका नेतृत्व के लिए हम हमेशा आगे खड़े हैं। अगर उन लोगों ने ये निर्णय लिया है तो निश्चित रूप से इस सरकार के लिए बुरा संकेत है। और हमने कहा भी है कि जो आग राज्य के मुख्यमंत्री ने यहाँ लगाई है उस आग में भारतीय जनता पार्टी जलकर राख होने जा रही है, ये निश्चित है। 14 मई को स्थानीय नीति के विरोध में जीएमएम का झारखंड बंद है और इस बंद का कई राजनीतिक और गैर राजनीतिक संगठनों ने भी समर्थन किया है। बंद के दौरान सुरक्षा में कोई चूक न हो, इसको लेकर रांची पुलिस ने पूरी तैयारी की। रांची पुलिस लाइन में एसएसपी के नेतृत्व में एक मॉक ड्रिल किया गया। रांची के एसएसपी ने बताया कि कई जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और शरारती तत्वों पर खास नजर रखी जाएगी। आवश्यक प्रिपरेशंस करनी है वो की जा रही है, ड्रिल की कार्रवाई की जा रही है। जो साजो सामान है राइट कंट्रोल ड्रिल का, उसका चालन करके अभी देखा गया है कि वो कारगर है कि नहीं है। सभी जवानों को ब्रीफ किया जा रहा है और विभिन्न जगहों पर जहां भी आवश्यकता पड़ेगी आवश्यकता अनुसार मजिस्ट्रेट की और बल की तैनाती की जाएगी। और पुलिस प्रशासन का पूरा ये प्रयास रहेगा प्रशासन के सहयोग से कि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना कहीं नहीं होने पाए। खबर जमशेदपुर से, यहां निगरानी की टीम ने एक रिश्वतखोर कर्मचारी को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। डिप्टी लेबर कमिश्नर के कार्यालय में तैनात अश्वनी कुमार 4,000 रुपए की रिश्वत ले रहा था। गिरफ्तारी के बाद अश्वनी कुमार के ठिकाने पर निगरानी की टीम ने उसके ठिकानों पर छापेमारी भी की, जहां से उसे 1,77,000 रुपए, 4 बैंक के खाते, जेवर और फ्लैट एग्रीमेंट के पेपर मिले हैं। पुलिस बरामद कागजात की जांच कर रही है। और फिलहाल पुरवैया स्पेशल में इतना ही, लेकिन आगे भी खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।